यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं। कल वाली जो सेक्शंस पढ़ी थी वो, और उसके बाद आज हम आगे पढ़ना चालू कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो जो कल पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ना चालू करेंगे। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। या मनस्वी गुड मॉर्निंग, जय गुड मॉर्निंग, हरी गुड मॉर्निंग, दीपक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। या तो हमने जो कल पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ना चालू कर देंगे। तो कल अपन ने कौन कौन सी सेक्शन पढ़ी थी, तो कल वाली सेक्शन से उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले 194C पढ़ा था, दैट इज टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात समझो, 194C में मैंने क्या बताया था, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। 194C में सर पेयर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के, मींस इंडिविजुअल एचयूएफ है उसको टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में उसका या तो बिजनेस के केस में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या फिर प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज काटने की जरूरत नहीं है। पेई कौन होना चाहिए, रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या था, रेट डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्टर पे। कॉन्ट्रैक्टर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, अगर कॉन्ट्रैक्टर अदर है तो 2%। लेकिन कोविड की वजह से रेट क्रैश हुआ है, आंसर इज यस। तो 0.75%, 1.5% है वो रेट हो जाएगा। अब एडिशनल पॉइंट में मैंने आपको ये बताया था, कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपको टीडीएस तभी काटना है जब सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा है, या फिर एग्रीगेट पूरे साल में मिला के 1 लाख से ज्यादा हो जाता है, तभी टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। उसके बाद मैंने आपको बताया था, दैट इज द, अपन ने यहां पे कुछ चीजें पढ़ी थी कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो एक तो नॉर्मल जो तुम्हारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तो है ही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें स्पेसिफिकली इंक्लूड कर रखी है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग। केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, कैरियर्स ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट आउट ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय दैट क्लाइंट और अ रिलेटेड पार्टी ऑफ दैट क्लाइंट। ये मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद मैंने बताया था, अगर पर्सनल पर्पस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे घर की शादी में आपने केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया या घर के लिए पलंग बनाया, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर को कुछ पेमेंट करते हो और वो ट्रांसपोर्टर एक डिक्लेरेशन देता है कि उसके पास में 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, वो ट्रांसपोर्टर एक डिक्लेरेशन देता है पेन नंबर के साथ में कि उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, तो उस केस में उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने बताया था, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। अब एक और मैंने चीज बताई थी कि अगर आपका क्लाइंट है वो एड एजेंसी को पेमेंट करता है और एड एजेंसी का उसने टीडीएस काट लिया, और एड एजेंसी जो है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, वो क्या करती है, किसी न्यूज चैनल को पेमेंट करती है, टीवी चैनल को पेमेंट करती है, न्यूज़पेपर कंपनी को पेमेंट करती है, तो उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने बताया था कि टीवी चैनल या ब्रॉडकास्टर जो है वो किसी प्रोडक्शन हाउस के पास महाभारत बनवाने जाते हैं, तो उस केस में क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा या नहीं। तो उसमें मैंने 2 पार्ट बताया था कि एक तो अगर महाभारत वो बनवा रहे स्पेसिफिकली अपने हिसाब से, मींस प्रोग्राम का प्रोडक्शन करवाते एज पर द स्पेसिफिकेशन एंड कॉपीराइट इज आल्सो ट्रांसफर टू द टीवी चैनल एंड ब्रॉडकास्टर, तो बेटा 194C में टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर मान लो कोई भी ऑलरेडी प्रोड्यूस प्रोग्राम है उसका सिर्फ राइट ले लेते हैं, ऑलरेडी प्रोड्यूस प्रोग्राम है उसका राइट लेते हैं, तो उस केस में टीडीएस 194C में नहीं आएगा। जॉब वर्क के केस में मैंने बोला था, मटेरियल अगर बिल में अलग से बताया हुआ है तो मटेरियल वाले पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, बट अगर मटेरियल अलग से नहीं बताया हुआ तो मटेरियल वाले पार्ट पे जो अलग से नहीं बताया हुआ तो टोटल इनवॉइस वैल्यू पे टीडीएस कट जाएगा। 194D, डी मतलब डेथ अगर हो जाती है तो इंश्योरेंस एजेंट काम आता है, तो इंश्योरेंस एजेंट को जो कमीशन मिलता है उस पे टीडीएस 194D में कटेगा। पेयर कौन होना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी। पेई कौन होना चाहिए, रेजिडेंट पर्सन। रेट रहेगा 5% का, लेकिन कोविड की वजह से 3.75 हो जाएगा, और टीडीएस नहीं काटना अगर कमीशन पूरे साल का मिला के 15,000 है तो। उसके बाद मैंने बोला था 194DA। 194DA क्या होता है कि भैया अगर मान लो किसी का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी आ जाता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर मैच्योरिटी आ जाता है तो मैच्योरिटी पे टाइम पे जो पैसा मिलता है, अगर वो मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा मिलता है वो टैक्सेबल है, तो उस केस में टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा। पेयर कोई भी हो सकता है, पेई रेजिडेंट पर्सन, रेट 5%, और बेटा कोविड की वजह से 3.75%। लेकिन टीडीएस नहीं कटेगा अगर मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है। अगर मैच्योरिटी 1010D में एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस नहीं कटेगा, बट अगर मैच्योरिटी टैक्सेबल है तो टीडीएस कटेगा। एक और चीज समझना, मैच्योरिटी अगर लेस देन 1 लाख है तो टीडीएस नहीं कटेगा, 1 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। अब अगर जो टीडीएस कटता है वो सिर्फ इनकम कंपोनेंट पे कटेगा,
टीडीएस जो कटता है वो इनकम कंपोनेंट पे कटेगा। यहां इनकम कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है माइनस प्रीमियम पेड, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है माइनस प्रीमियम पेड, जो डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस पे टीडीएस 5% की रेट से कटना है और कोविड की वजह से 3.75%। अब एक और चीज समझना, इसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिया था, लास्ट में एक सेक्शन और पढ़ाई थी 194 ई का मतलब क्या था, एक्स्ट्रा इनिंग। आपने आईपीएल देखा होगा, आईपीएल में एक्स्ट्रा इनिंग आती है। एक्स्ट्रा इनिंग से क्या याद रखने को मैंने बोला था कि जो भी तुम्हारे नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है या स्पोर्ट्स एसोसिएशन है या एंटरटेनर है, वो इंडिया आते हैं और उनके लिए अगर उनको कोई भी पेमेंट मिलता है तो टीडीएस 194 में घटेगा। पेयर इज एनी पर्सन, पेई जो मैंने आपको ये बोले थे रेट रहेगा 20% और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जुड़ जाएगा। अब आपको मैंने एडिशनल पॉइंट में ये बोला था कि भैया एडिशनल पॉइंट में किस चीज का इनको पेमेंट कर रहे हो, तो एक तो पार्टिसिपेशन ऑफ एनी गेम इन इंडिया जैसे आईपीएल वगैरह है, या एडवर्टाइजमेंट ऊ ला 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 ले ओ, या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर और परफॉर्मेंस इन द इंडिया एंटरटेनर, तो उस केस में टीडीएस कटेगा। 194G की बात करते हैं। 194G इज अ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग कौन सिखाता है आपको? लॉटरी एजेंट सिखाता है। तो लॉटरी एजेंट को जो कमीशन मिलेगा, पेयर एनी पर्सन, पेई एनी पर्सन, 5% की रेट से टीडीएस कटेगा और अप टू 15,000 पर एनम कमीशन है तो टीडीएस नहीं कटेगा। 194H इज अ टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। अब एक बात समझना, H मतलब आप घर भाड़े पे लेने जाते हो तो आपको ब्रोकरेज कमीशन देना पड़ता है, उसका टीडीएस 194H में आएगा। पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन, बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ओनली इफ द लास्ट ईयर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ और ग्रॉस एसेट इज मोर देन 50 लाख, तो ही टीडीएस काटना है। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन, रेट क्या? 5% और कोविड की वजह से 3.75%। अब कुछ यहां पे कुछ नोट्स मैंने लिखवाए थे। पहला नोट लिखवाया था, नो टीडीएस इफ कमीशन एंड ब्रोकरेज इज अप टू 15,000 पर एनम। अगर 15,000 तक है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। नो टीडीएस इफ कमीशन एंड ब्रोकरेज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी लाइक ब्रोकरेज ऑन पब्लिक इशू, या तुम्हारा अंडरराइटर कमीशन है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी कमीशन है टीडीएस नहीं कटेगा। एज वेल एज द नो टीडीएस इफ कमीशन इज पेड बाय एमटीएनएल और बीएसएनएल टू देयर पब्लिक कॉल ऑफिस, दैट इज पीसीओ को पेमेंट किया, पीसीओ फ्रेंचाइजी को, तो उस कमीशन पे टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद मैंने बताया 194 आई का मतलब होता है मम्मी। मम्मी को आपको रेंट देना चाहिए क्योंकि आप मम्मी के घर में पड़े हुए हो, मम्मी के घर में रह रहे हो, तो आपको मम्मी को रेंट देना बनता है। तो मम्मी को अगर आप रेंट देते हो तो उसका टीडीएस 194 आई में कटेगा। पेयर कौन होना चाहिए? कोई भी पर्सन चलेगा। इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में उसका ग्रॉस रिसिट या टर्नओवर 50 लाख 1 करोड़ से ज्यादा था। पेई कौन? रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या रहेगा? दैट डिपेंड्स ऑन द किस चीज का रेंट है। अगर प्लांटेड मशीनरी इक्विपमेंट का रेंट है तो टीडीएस का रेट 2% रहेगा, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का है तो 10% रहेगा। और कोविड की वजह से रेट क्रैश हुआ है, आंसर इज यस, कोविड की वजह से रेट क्रैश हुआ है। नो टीडीएस इफ रेंट इज अप टू 2,40,000 पर एनम टू द पर कोनर, मींस हर कोनर को जो रेंट दिया जा रहा है वो अगर मान लो 2,40,000 पर एनम है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। 240 से ज्यादा है तो उस केस में टीडीएस कट जाएगा। फिर मैंने बताया था कि जो पार्किंग और लैंडिंग चार्जेस होता है जो एयरलाइंस कंपनी पे करती है किसको? एयरपोर्ट अथॉरिटी को, उसमें टीडीएस 194C में कटेगा। ये तुम्हारा क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ये कोई रेंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन मैंने बताई थी 194IA। 194IA क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर किया, आई मींस एक्वायर, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर किया, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर किया तो आप भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के, तो भैया जो बायर रहेगा वो एनी पर्सन है, सेलर कौन होगा? रेजिडेंट पर्सन। टीडीएस 1% ऑफ कंसिडरेशन से काटना है, लेकिन कोविड की वजह से रेट का क्रैश हुआ, 0.75% रेट रहेगी। अब एक और चीज समझना, नो टीडीएस नहीं काटना इफ कंसिडरेशन इज लेस देन 50 लाख। अगर कंसिडरेशन तुम्हारा लेस देन 50 लाख है तो टीडीएस नहीं काटना है। अब एक चीज समझना है, यहाँ एक्चुअल कंसिडरेशन की बात हो रही है, नॉट एसडीवी। हो सकता है एसडीवी 50 लाख से ज्यादा है लेकिन कंसिडरेशन 50 लाख से कम है तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, कंसिडरेशन शैल इंक्लूड ऑल चार्जेस ऑफ क्लब मेंबरशिप है, ये फीस है, कार पार्किंग फीस है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी फीस है, एनी अदर चार्जेस विच आर इंसिडेंटल टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उस टाइम ये बिल्डर आपसे ये चार्ज कर रहा है, क्या क्लब मेंबरशिप फीस है, कार पार्किंग फीस है, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी फीस है और अदर चार्जेस है जो इंसिडेंटल ऑफ ट्रांसफर है, तो बेटा इनको सबको इंक्लूड कर दे के बाद टीडीएस कटेगा। मींस आपके 50 लाख की लिमिट में ये सब इंक्लूड हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, समझा कि नहीं समझा? समझा। चलो, सो इतना कल हो गया था। अब अपन इसके आगे आज से पढ़ना चालू करेंगे। आज आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, जो नोट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं आपको शायद नहीं मिले होंगे अभी तक, तो ये आपको मिल जाएंगे। चलो पानी पी लेता हूं और पानी पीने के बाद आज अपन नई सेक्शन चालू करेंगे। 194IA कल हो चुकी थी, आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 194IB।
और लिखो टीडीएस ऑन रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, टीडीएस ऑन रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है हेडिंग दो। यस पीपल, तो देखो बेटा, टीडीएस ऑन रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर आप मुझे बोलोगे कि सर एक बात बताओ, आपने रेंट पे टीडीएस तो 194I में भी बोला था। अगर आप 194I में जाओगे तो 194I कल ही तो पढ़ा, ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ। ये देखो आपने लिखा था वहां टीडीएस ऑन रेंट, और वहां टीडीएस ऑन रेंट कौन कौन सा था? प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, सबका था। अब आप बोल रहे हो सर यहां पे हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगा, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी 194I में भी तो कवर हो गया था, 194I में भी तो कवर हो गया था। लेकिन एक बात समझना, यहां पे कैसे आएगा, कौन सा वाला IB में आएगा, अभी मैं आपको समझाता हूं। 1 मिनट दो, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहली चीज कि सर इसमें पेयर कौन होना चाहिए, दूसरी चीज कि सर इसमें पेई कौन होना चाहिए, तीसरी चीज इसमें सर रेट क्या होनी चाहिए, और चौथी चीज दैट इज द एडिशनल पॉइंट्स क्या है इसमें। तो देखो बेटा, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। सर इसमें पेयर कौन होना चाहिए, तो मैं बेटा यहां पे पेयर में लिखने जा रहा हूं सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। और इंडिविजुअल और एचयूएफ भी कौन सा वाला पता है? दैट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194I। जो इंडिविजुअल एचयूएफ 194I में कवर नहीं होता है वो बेटा यहां पे आएगा। यहां इंडिविजुअल एचयूएफ अगर कोई रेंट पे करता है, किसका? इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो टीडीएस काटना पड़ेगा। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, वहां पे तो क्या लिखा हुआ था कि भैया पेयर में एनी पर्सन बट इंडिविजुअल एचयूएफ जो है उसको टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर बिजनेस के केस में 1 करोड़ से ज्यादा है, या ग्रॉस रिसिट है वो 50 लाख से ज्यादा है, तो ही टीडीएस काटना है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर उससे कम है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस नहीं काटना। मींस अगर मैं मान लो बात करता हूं तुम्हारी मम्मा का, तो मम्मा का लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो मम्मी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194I। 194I में मम्मी को टीडीएस नहीं काटना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां 194 और IB में काटना पड़ेगा या नहीं? इस 194IB में काटना पड़ेगा या नहीं? आंसर इज यस, 194IB में काटना पड़ेगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल और एचयूएफ, वो वाले जो 194I में कवर नहीं होते। तो मैं ऐसा बोल दूं, इसमें पेयर वो वाले इंडिविजुअल एचयूएफ है जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है या ग्रॉस रिसिट अप टू 50 लाख है, क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो इंडिविजुअल एचयूएफ 194I में फॉल कर जाएंगे। तो आई में जो फॉल नहीं होते वो यहां पे तुम्हारे IB में फॉल होंगे। लेकिन IB में सिर्फ किस पे टीडीएस काटना है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंट पे। और वो भी कब काटना है अभी मैं आपको बताता हूं, थोड़ी देर रुक जाओ। अब एक चीज समझना, सर इसमें पेई कौन होना चाहिए? तो पेई इज अ रेजिडेंट पर्सन। रेजिडेंट पर्सन को अगर आप कोई भी रेंट पे करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो टीडीएस काटना है। रेट क्या रहेगा? 5%। रेट है वो 5% हो जाएगा। लेकिन कोविड की वजह से क्या रेट चेंज हुआ? आंसर इज यस, यहां पे भी कोविड की वजह से रेट चेंज हुआ। और मैं यहां पे लिख लेता हूं कि रेट इज 3.75%, 3.75% from 14 May 2020 till 31st March 2021।
तो बेटा आपका जो रेट है वो 3.75% हो जाएगा 14 मई 2020 से लेके और 31 मार्च 2021 तक में आपका 75% रेट हो गया। लेकिन एक चीज समझना, यहां बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मान लो पर मंथ का रेंट 50,000 से ज्यादा है तो ही इस सेक्शन में टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। अगर पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ का जो रेंट है वो रेंट आपका 50,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस नहीं काटना। तो मैं यहां पे एडिशनल पॉइंट में पहला पॉइंट ये लिखूंगा कि नो टीडीएस इफ रेंट इज no TDS if rent is up to rupees 50,000 per month or part of the month, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। मींस पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ जो है वो आपका जो टीडीएस है वो नहीं काटना अगर रेंट है वो आपका अप टू 50,000 है। तो इस सिंपल वर्ड में बोलूं, इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस तभी काटना है जब रेंट आपका पर मंथ 50,000 से ज्यादा है। मींस पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ रेंट है वो 50,000 से ज्यादा है, देन ओनली यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अपनी मम्मी जो है, मेरी मम्मी जो है उसका जो कोई लास्ट ईयर में टर्नओवर तो है नहीं, ग्रॉस रिसीट है नहीं, लेकिन मान लो मम्मी ने बोला हम तो एक घर भाड़े पे लेंगे, हम तो एक घर भाड़े पे लेंगे, एक आलीशान घर भाड़े पे लेंगे, ऐसा मुझे मम्मा ने बोला। मैंने कहा मम्मा क्या करना है अपने को घर? बोलती है नहीं नहीं अपन घर लेंगे अभी, ठीक है भाड़े पे, ठीक खरीद तो सकते हैं नहीं, गरीब है, भाड़े पे लेंगे। तो हमने एक घर भाड़े पे लिया और घर का भाड़ा कितना है? 70,000 रुपीज पर मंथ। 70,000 रुपीज पर मंथ का भाड़ा है। तो मुझे एक बात बताओ, 70,000 रुपीज पर मंथ का जो भाड़ा है, तो 70,000 रुपीज पर मंथ है वो उसका घर का भाड़ा है। तो क्या मम्मा को टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस। 194I में तो फॉल नहीं करेगा क्योंकि लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा नहीं है, बट वो IB में आ जाएगा और यहां मम्मा को टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, आप पहले इसको कॉपी करो, पहले इतने को कॉपी करो। पेयर इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194I, रेजिडेंट पर्सन को रेट इज 5%, कोविड की वजह से रेट इज 3.75% एंड नो टीडीएस इफ रेंट इज अप टू 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इसको कॉपी करो आप लोग, कॉपी करो फटाफट। डन पीपल। चलो अब एक बात समझना, इस सेक्शन में एक चीज बड़ी अलग है जो अभी तक पुरानी सेक्शंस थी उसमें नहीं थी। एक चीज अलग है। एक बात बताओ, पुरानी वाली सेक्शंस में हम टीडीएस कब काटते हैं? कि भैया जब भी आप पेमेंट करते हो, क्रेडिट करते हो, व्हिचएवर इज अर्लियर, पेमेंट या क्रेडिट जब व्हिचएवर इज अर्लियर करते हो तब आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो अप्रैल में पेमेंट किया, क्रेडिट किया उस टाइम। लेकिन एक चीज समझना, ये सेक्शन में थोड़ा अलग है और ये सेक्शन बोलती है कि आपको टीडीएस कब काटना है पता है? आपको हर महीने टीडीएस नहीं काटना। ये सेक्शन बोलती है भले आप रेंट 50,000 से ज्यादा है पर मंथ पे कर रहे हो, बट आपको एवरी मंथ टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। आपको टीडीएस कब काटना है पता है? जब आप लास्ट मंथ का रेंट पे करोगे या लास्ट मंथ का रेंट है वो क्रेडिट करोगे, व्हिचएवर इज अर्लियर। मींस लास्ट मंथ का रेंट जब आप पे करोगे या लास्ट मंथ का रेंट है जब आप वो क्रेडिट करोगे, तब आपको टीडीएस काटना है। आपको हर महीने टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है।
तो ये सेक्शन में एक एंटिक चीज ये है कि आपको टीडीएस हर महीने नहीं काटना, टीडीएस आपको काटना है जब आप लास्ट मंथ का रेंट पे करोगे या लास्ट मंथ का रेंट क्रेडिट करोगे, तब आपको टीडीएस काटना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपका पूरा ध्यान है वो इधर होना चाहिए। इधर देखो सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर देखो, आपका पूरा ध्यान है वो इधर होना चाहिए। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरी मम्मा ने क्या किया कि मेरी मम्मा ने एक रेंट पे एक घर लिया। मम्मा का लास्ट ईयर का टर्नओवर जो है वो मान लो है ही नहीं है, 10 लाख रुपया है। तो मम्मा को इस साल 194 आई में टीडीएस तो नहीं काटना था। हमने मान लो 1 जुलाई 2020 से एक घर भाड़े पे लिया जिसका 60,000 पर मंथ है, वो रेंट है, 60,000 पर मंथ रेंट है। तो हमको हर महीने टीडीएस नहीं काटना, हमको टीडीएस काटना है लास्ट मंथ का रेंट जब क्रेडिट होगा, मतलब लास्ट मंथ में जो अकाउंट क्रेडिट करेंगे या पेमेंट करेंगे विच एवर इज अर्लियर। तो एक बात बताओ, लास्ट मंथ हमारा कौन सा आएगा? मार्च वाला आएगा, 31 मार्च 2021। तो लास्ट मंथ के रेंट से टीडीएस काटना है। तो एक बात बताओ, हमारा पहले जुलाई से लेकर रेंट कितना होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 9 मंथ हो गए। तो मैं बताऊं 60,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ इट्स कम्स टू द 5,40,000 हमने रेंट पे किया। तो हमको टीडीएस है वो लास्ट मंथ काटना है। तो 540 पे एक बात बताओ, रेट क्या रहेगी? नॉर्मली 5% होता है, कोविड की वजह से 3.75%। तो 3.75% अगर आप करोगे इट्स कम्स टू द 20,250 है। ये आपकी क्या आ गई? टीडीएस का अमाउंट। ये 20,250 है, ये आपका टीडीएस का अमाउंट आ गया 20,250। और ये हमको लास्ट मंथ के रेंट से काटना है, मींस मार्च वाले से काटना है। अब एक बात समझना, आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे, सर अगर मान लो आपने दिसंबर में घर खाली कर दिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने दिसंबर में घर खाली कर दिया। हमने क्या किया? दिसंबर में जाके घर खाली कर दिया कि चलो हम दिसंबर में घर खाली कर देते हैं। तो दिसंबर में हमने घर खाली कर दिया, तो हमारा लास्ट मंथ कौन सा होगा? दिसंबर। तो दिसंबर के रेंट से टीडीएस काटना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, दिसंबर में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। तो आप मुझे एक बात बताओ, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6 महीने कितना होगा? तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6 इट्स कम्स टू द 3,60,000। तो 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3.75%, तो मल्टीप्लाई बाय 3.75% इट्स कम्स टू द 13,500 हमको लास्ट महीने के टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है। इधर देखो, इधर देखो, मान लो हमने जुलाई से लेकर मार्च तक उधर ही है, घर खाली नहीं किया, और मार्च मंथ का हमारा रेंट कितना है? रेंट पर मंथ है वो 60,000 है। अब एक बात बताओ, हुआ क्या कि जो पर्सन है ना जिससे हमने घर भाड़े पे लिया, उसने अपना पैन नंबर ही नहीं दिया। तो हमने सेक्शन 206AA में परसों पढ़ा था सबसे पहले कि आगे वाला बंदा अगर अपना पैन नंबर नहीं देता तो उसका टीडीएस कौन सी रेट से काटते हैं? तो उसका टीडीएस काटते हैं जो भी टीडीएस की रेट रहेगी या 20% विच एवर इज हायर। याद आया आपको कि जो रेट रहेगी और 20% विच एवर इज हायर। अब एक बात समझना, हुआ क्या? उसने अपना पैन नंबर दिया ही नहीं। तो पहली चीज तो मैं बताऊं, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ का रेंट कितना होता है? तो मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ इट्स कम्स टू द 5,40,000 होता है। अब एक बात बताओ, 5,40,000 का अगर आप 20% करने जाओगे तो 20% कम्स टू द 1,08,000। 1,08,000 आएगा, क्योंकि एक बात बताओ, आपका 9 मंथ का जो रेंट होता है दैट इज 5,40,000, और उसका अगर आप 20% करने जाओगे तो 1,08,000 आया। कितना आया? 1,08,000। अब आप मुझे बोलोगे कि सर 1,08,000 पे टीडीएस कैसे, 1,08,000 टीडीएस कैसे काटे? क्योंकि हमारे पास तो रेंट लास्ट मंथ का देने को सिर्फ 60,000 है। क्योंकि अभी आप ही ने तो बोला था कि टीडीएस काटना है लास्ट मंथ के रेंट से, तो लास्ट मंथ का रेंट तो हमारे पास सिर्फ 60,000 है, तो हम टीडीएस 1,08,000 कैसे काटे? तो यहां लॉ मेकर्स ने बोला कोई बात नहीं, आप सिर्फ 60,000 टीडीएस काटो। मींस अगर आगे वाले ने अपना पैन नंबर नहीं दिया तो टीडीएस काटना कौन सी रेट से चाहिए था? अगर आगे वाले ने अपना पैन नंबर नहीं दिया तो टीडीएस आपको काटना चाहिए था, आगे वाले ने पैन नंबर नहीं दिया तो टीडीएस 20%, तो 20% तो 1,08,000 होता है। लेकिन आप मुझे बोलोगे सर 1,08,000 तो काटने के लिए अपने पास पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो लास्ट मंथ का रेंट सिर्फ 60,000 है। तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ 60,000 का टीडीएस है वो काट लो।
आप सिर्फ 60,000 का मींस ओनली 60,000 का टीडीएस है वो आप काटोगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो चलो इस सेक्शन में आप लिखो, इस एडिशनल पॉइंट में पॉइंट नंबर 2, एडिशनल पॉइंट में पॉइंट नंबर 2 लिखोगे और पॉइंट नंबर 2 में लिखो टाइम ऑफ डिडक्शन। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। टाइम ऑफ डिडक्शन, टाइम ऑफ डिडक्शन मींस कौन से टाइम पे टीडीएस काटना है। टाइम ऑफ डिडक्शन, और टाइम ऑफ डिडक्शन में लिखो TDS is required to be deduct, TDS required to be deduct, TDS required to be deduct at the time of, required to be deduct at the time of, at the time of credit of rent, at the time of credit of rent for the last month, credit of the rent for the last month of previous year, last month of the previous year, or last month of tenancy, last month of tenancy। बट ये लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी तभी आएगा जब आपने उसी प्रीवियस ईयर में घर खाली कर दिया। तो ब्रैकेट में लिखो इफ प्रॉपर्टी वेकेटेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ब्रैकेट में लिखो इफ प्रॉपर्टी वेकेटेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ए प्रॉपर्टी वेकेटेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो आपने क्या लिखा? टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी इफ द प्रॉपर्टी वेकेटेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, or at the time of payment, or at the time of payment whichever is earlier, whichever is earlier। तो लास्ट मंथ का रेंट जब क्रेडिट करोगे तब, या पेमेंट करोगे, whichever is earlier। मैं वापस बोल रहा हूं, क्या लिखा आपने? TDS required to be deduct at the time of credit of rent of the last month of the previous year or last month of tenancy, or at the time of payment whichever is earlier। जो दोनों में से क्या है? earlier। लिखो नेक्स्ट, नोट नंबर 3 लिखो, लिखो ए पेई डज नॉट फर्निश पेन, ए पेई डज नॉट फर्निश पेन, ए पेई डज नॉट फर्निश पेन, then TDS required, then TDS required to be deducted at the rate 20%, but TDS amount should not be more than, should not be more than rent of last month। आपने क्या लिखा? If payee does not furnish pen, then TDS required to be deducted at the rate 20%. If payee does not furnish pen, then TDS required to be deducted at the rate 20%. But TDS amount should not be more than the rent of the last month. But TDS amount should not be more than the rent of the last month, should not be more than rent of the last month। Done people? चलो, तो आपने सेक्शन 194 आईबी पढ़ा, आज का पहला सेक्शन। आईबी कैसे याद रखोगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे ली, इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे ली, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने बी मतलब भाड़े पे ली, इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे ली। पहले क्या था? इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर किया, ये या क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे ली।
तो इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे ली तो उसका भाड़ा कौन दे रहा है, पेयर कौन होगा, इंडिविजुअल एचयूएफ जो 194 आई में कवर नहीं होता, रेजिडेंट पर्सन को देता है, रेट इज 5%, 3.75% हो जाएगा अगर मान लो आपका इस पर्टिकुलर कोविड पीरियड में। तो अब एक और चीज समझना, नो टीडीएस इफ रेंट इज अप टू 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मींस पर मंथ का रेंट 50,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई कि भैया टाइम कौन से टाइम पे टीडीएस काटना है, लास्ट मंथ का रेंट जब आप क्रेडिट करोगे या पेमेंट करोगे व्हिचएवर इज अर्लियर, उस टाइम टीडीएस काटना है। और अगर आगे वाले ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो आप टीडीएस 20% से काटोगे, लेकिन टीडीएस का अमाउंट कभी भी लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डिडक्ट द टीडीएस ना। भाई एक बात बताओ, आप 20% कैसे काटोगे, आपके पास अगर रेंट ही मान लो कम है लास्ट मंथ का, तो उस केस में भैया जितना रेंट है उतना आप टीडीएस काट लो। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब एक काम करो, अगली सेक्शन लिखो 194 आईसी, नेक्स्ट सेक्शन लिखो दैट इज सेक्शन 194 आईसी, और 194 आईसी हेडिंग दो टीडीएस ऑन पेमेंट अंडर जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, ब्रैकेट में लिख लो जेडीए, टीडीएस ऑन पेमेंट अंडर जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, टीडीएस ऑन पेमेंट अंडर जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। ये आपको पता है, आपको मैंने कैपिटल गेन पढ़ाया था, और कैपिटल गेन में एक सेक्शन हुआ करती थी 45(5)(a), थोड़ा बहुत याद रहेगा तो, कि अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ होता है वो बिल्डर के साथ में एक जेडीए में एंटर होता है, बिल्डर के साथ में, और बिल्डर क्या बोलता है कि मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा, तुम तुम्हारा प्लॉट मुझे दे दो, या तुम्हारा जो बिल्डिंग है वो मुझे दे दो, मैं उस पर एक बिल्डिंग बनाऊंगा और उस बिल्डिंग में आपको मैं कुछ फ्लैट दूंगा, याद आया, दैट इज कॉल्ड जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। और मैं आपको उसमें फ्लैट दूंगा, और फ्लैट के साथ साथ कभी कभी वो कैश में पैसा भी देता था, मतलब कभी कभी वो कंसिडरेशन भी देता था साथ साथ में, फ्लैट्स के साथ साथ में, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। अब एक चीज समझना, अगर वो बिल्डर कोई पैसा देता है, यहां पे अगर कोई बिल्डर है, वो बिल्डर अगर पैसा देता है तो पैसे पे टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा 10% की रेट से, कोविड की वजह से 7.5% हो गया। तो भैया अगर वो बिल्डर है, वो बिल्डर अगर पैसा देता है तो बिल्डर को यहां पे टीडीएस काटना पड़ेगा, कौन सी सेक्शन में, 194 आईसी में। तो सबसे पहली चीज अपन चलते हैं 194 आईसी पे, और 194 आईसी में पेयर कौन होना चाहिए, दूसरी चीज पेई कौन होना चाहिए, तीसरी चीज आपका रेट क्या है, और चौथी चीज आपका एडिशनल पॉइंट्स क्या है। तो देखो बेटा, सबसे पहले इस सेक्शन में भाई पेयर कौन होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा एनी पर्सन मींस बिल्डर करके, ठीक है, एनी पर्सन मींस बिल्डर, बिल्डर पेयर है। पेई कौन होना चाहिए, रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट कर रहा है, तो रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट कर रहा है। रेट क्या होगी, तो मैं बताऊं यहां 10%, बट बेटा कोविड की वजह से यहां पे भी रेट का चेंज हुआ, आंसर इज यस। So rate is 7.5% from 14 May 2020 till 31st March 2021। 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक आपका जो रेट है वो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा दैट इज द 10%। अब एक चीज समझना, यहां पे एडिशनल पॉइंट में लिख लो, अंडर दिस सेक्शन टीडीएस एप्लीकेबल ओनली फॉर मनी एंड नॉट फॉर कंसिडरेशन इन काइंड। जो इन काइंड वाला कंसिडरेशन है उस पे टीडीएस नहीं कटेगा, सिर्फ मनी वाले पार्ट पे टीडीएस कटेगा। अंडर दिस सेक्शन टीडीएस एप्लीकेबल ओनली फॉर मनी नॉट फॉर कंसिडरेशन इन काइंड। अगर कंसिडरेशन इन काइंड है तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा, सिर्फ मनी वाले पार्ट पे टीडीएस कटेगा। बस इस सेक्शन में और कुछ नहीं है, इस सेक्शन में और कुछ नहीं है।
तो 194 आईसी, आईसी मींस आप ऐसा बोल सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो पेमेंट अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, बिल्डर को आप पेमेंट, बिल्डर आपको पेमेंट करता है, पेयर इज बिल्डर, रेजिडेंट पर्सन, रेट इज 10%, 7.5% हो जाएगा, सिर्फ मनी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस कटेगा, नॉट इन काइंड। अब यहां पे आप लिख सकते हो रेफर सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A ऑफ कैपिटल गेन, मीन्स कैपिटल गेन की वो सेक्शन आप रेफर करोगे तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ये तुम्हारी सेक्शन है 194 आईसी। तो आई पढ़ा, आई ए पढ़ा, आई बी पढ़ा, आई सी पढ़ा। अब अपन चलते हैं आई से बाहर निकलते हैं और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई के बाद सीधा चलेंगे जे पे। तो लिखो सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन और इंटरेस्टिंग सेक्शन एग्जाम में आती है, सेक्शन 194 जे। 194 जे, जे मतलब आप याद रखोगे जानी दुश्मन नाम से, क्या नाम से याद रखोगे? जानी दुश्मन। जे मतलब जानी दुश्मन। अब जानी दुश्मन कौन होते हैं? जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो सीए होते हैं, ऑफिस वाले होते हैं, आपके बॉस जो होंगे। जब आप आर्टिकलशिप करोगे तो आपके बॉस आपको जानी दुश्मन लगेंगे करके। तो प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस इस सेक्शन में कटता है। तो इस सेक्शन में टीडीएस किस किस चीज पे कटता है? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, समझने की कोशिश करना करके। ठीक है, तो यहां पे टीडीएस कटता है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस कॉमा टेक्निकल फीस कॉमा रॉयल्टी कॉमा नॉन कंपीट फीस एंड डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस तो हेडिंग दो, बड़ा लंबा चौड़ा हेडिंग है। दैट इज टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, नॉन कंपीट फीस एंड डायरेक्टर फीस। मतलब 5 चीजें इसमें कवर हो रही है। टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस एंड डायरेक्टर फीस। 5 चीजें इस सेक्शन में कवर होती है। सबसे पहली चीज क्या सर? पेयर कौन होना चाहिए। दूसरी चीज पेई कौन होना चाहिए। तीसरी चीज रेट क्या होनी चाहिए। और चौथी चीज अपन हमेशा लिखते हैं एडिशनल पॉइंट्स है, वो एडिशनल पॉइंट्स क्या क्या है करके। ठीक है, चलो अब सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। पहले आप एक बार समझोगे, उसके बाद लिखोगे। मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, आप पहले समझोगे और उसके बाद आप लिखोगे। पहले आप लिखोगे नहीं, पहले आप समझोगे उसके बाद में लिखोगे। पहले आप समझोगे उसके बाद में आप लिखोगे। तो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, आपका सबका ध्यान है वो इधर होना चाहिए। इधर देखना सब लोग इधर देखना। ठीक है, अब एक चीज समझना, सबसे पहली चीज पेयर कौन होना चाहिए। तो मैं पेयर में पहले तो लिखूंगा एनी पर्सन। लेकिन एक बात बताओ, आपकी या मेरी मम्मी ने किसी को प्रोफेशनल फीस दी, इज इट पॉसिबल फॉर माय मॉम टू डिडक्ट द टीडीएस? क्या यह पॉसिबल है मम्मा के लिए कि वो टीडीएस काट ले किसी को प्रोफेशनल फीस दी? तो आंसर इज नो। तो मैं यहां पे पहले तो लिखूंगा पेयर इज एनी पर्सन, बट फिर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा कि इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट है वो 50 लाख से ज्यादा थी। तो लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा थी तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज नहीं काटना। तो मैं एक काम करता हूं, ऊपर से जो स्टैंडर्ड में हर बार कॉपी मारता था, ये वाला पार्ट एज इट इज मैं यहां से कॉपी मार रहा हूं। तो मैंने यहां से इसको कॉपी कर दिया और मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा 194 जे में। जे इज फॉर जानी दुश्मन। जानी दुश्मन मींस प्रोफेशनल, याद रखना करके। ठीक है, तो देखो एनी पर्सन यहां पे, बट एनी पर्सन के ब्रैकेट में मैं लिखने जा रहा हूं इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट ओनली इफ द लास्ट ईयर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस और ग्रॉस रिसिट इज मोर देन 50 लाख इन केस ऑफ द प्रोफेशनल। सर पेई कौन होना चाहिए? सो गाइस ये सेक्शन बोलती है पेई इज अ रेजिडेंट पर्सन। अगर आपने रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट किया तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस काटना है। लेकिन सर रेट क्या होती है? अब एक बात समझना, इसमें रेट थोड़ी अलग है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपका सबका ध्यान थोड़ा इधर होना चाहिए। आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए कि रेट क्या है। तो रेट में क्या है? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। रेट में यहां पे 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। तो रेट में मैं ए बी और सी ऐसा करके लिखवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला ए मैं ये लिखवाऊंगा कि बेटा अगर मान लो पेमेंट मेड टू कॉल सेंटर,
जो कॉल सेंटर है उनको अगर पेमेंट किया, कॉल सेंटर अगर कोई सर्विस देते हैं और कॉल सेंटर को पेमेंट किया, अगर कॉल सेंटर है वो मान लो टेक्निकल सर्विस वगैरह नॉर्मली देते हैं, तो कॉल सेंटर ने अगर सर्विस दी और कॉल सेंटर को पेमेंट किया तो टीडीएस का रेट है वो आपका 2% हो जाएगा। टीडीएस रेट इज 2% इफ इट इज द कॉल सेंटर। अगर कॉल सेंटर है तो टीडीएस का रेट है वो 2% हो जाएगा। अब एक चीज समझना, दूसरा पॉइंट, अगर मान लो तुम्हारा फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, अगर किसी ने टेक्निकल सर्विस दी, बट ब्रैकेट में लिख रहा हूं नॉट प्रोफेशनल सर्विस, मींस अगर किसी ने टेक्निकल सर्विस दी और टेक्निकल सर्विस प्रोफेशनल सर्विस नहीं है। अब एक बात समझना, टेक्निकल सर्विस में क्या क्या आता है, तो मैं बताऊं टेक्निकल सर्विस में बेसिकली कौन सी सर्विस आती है पता है? जैसे आपने किसी से मैनेजरियल सर्विस ली या किसी से टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस ली, वो टेक्निकल सर्विस में आती है। अब एक बात समझना, जैसे हम सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, हम जो सॉफ्टवेयर बनवाते हैं वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जैसे हम आपको लेक्चर देते हैं एनक्रिप्टेड मोड में, वो एनक्रिप्टेड मोड में लेक्चर देते हैं, उसमें हम किसी का सर्विस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल सर्विस, क्योंकि हम एनक्रिप्ट करते हैं, आप डिक्रिप्ट करते हो और उसके लिए वो हमसे पेमेंट चार्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल सर्विस। ठीक है, अब एक चीज समझना, अगर कोई भी टेक्निकल सर्विस है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस बट नॉट अ प्रोफेशनल सर्विस, वो प्रोफेशनल सर्विस में नहीं आ रहा, तो उस केस में बेटा आपका टीडीएस का रेट है वो 2% रहेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट बोलता है कि अगर मान लो आपका रॉयल्टी है, रॉयल्टी, एंड रॉयल्टी कौन सा? रॉयल्टी फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एग्जीबिशन, एक बार आप देख लो, ऑफ फिल्म्स। अगर मान लो आपका रॉयल्टी है वो किसके लिए है? सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ द फिल्म्स, नॉट फाइल्स, फिल्म्स करके, ठीक है। अगर मान लो आपका जो रॉयल्टी है वो रॉयल्टी किसके लिए है? सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर तुम्हारा एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स, तो टीडीएस का रेट 2% है। और मैं बताऊं डी पॉइंट, इन एनी अदर केसेस, अदर केसेस में टीडीएस का रेट है वो बेटा 10% है। तो देखो इस सेक्शन में आपको इतना याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं 194J। 194J का मतलब होता है जानी दुश्मन। जानी दुश्मन में क्या क्या है याद रखना, एक तो प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, डायरेक्टर फीस। क्या क्या बोला? प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, डायरेक्टर फीस। पेयर कौन होना चाहिए? कोई भी चलेगा, एनी पर्सन बट अदर देन अपनी मम्मी को छोड़ के, अपनी मम्मी को छोड़ के। अब एक बात समझना, पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या है? तो रेट में आपको 4 चीजें याद रखनी है। पहला तो दिमाग में ये डालो, कॉल सेंटर को पेमेंट किया 2%। दूसरा आप याद रखोगे, किसी को टेक्निकल सर्विस दी, ये इसी साल से अमेंडमेंट हुए भैया, ठीक है, ये इसी साल से सब अमेंडमेंट है। अगर आपने किसी को टेक्निकल सर्विस दी तो टेक्निकल सर्विस है वो प्रोफेशनल सर्विस में नहीं आ रही है, ठीक है, तो भैया टेक्निकल सर्विस पे आपका 2%। अगर मान लो रॉयल्टी मिलता है सिर्फ सेल, एग्जीबिशन ऑफ द मूवी के लिए, मतलब जो फिल्म है वो फिल्म का सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन से रिलेटेड रॉयल्टी, अगर कोई दूसरा रॉयल्टी है जैसे बुक का रॉयल्टी है तो वो 10% में जाएगा। सिर्फ कौन सा वाला? सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ मूवी वाला रॉयल्टी है तो उस पे 2% है, वो 2% की रेट से टीडीएस कट जाएगा। और बाकी जितने भी केसेस है उसमें 10%। तो बाकी केसेस में क्या क्या बच गया मैं बोलूं, इसमें आपका ये बेटा प्रोफेशनल फीस है तो सीधा कितना? 10%, टेक्निकल फीस है तो 2%, रॉयल्टी में देखो, रॉयल्टी में अगर वो मूवी वाला है तो 2%, बाकी वाला रॉयल्टी पे 10%, नॉन कंपीट फीस पे आपका 10% एंड डायरेक्टर फीस पे आपका 10%, तो बाकी सब जगह क्या बच गया? 10%। तो मैं बताऊं 2% वाला कहां का है? एक तो कॉल सेंटर को पेमेंट किया 2% टीडीएस, अगर मान लो आपने टेक्निकल सर्विस दिया 2% टीडीएस, अगर रॉयल्टी है किसका? मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन से रिलेटेड करके तो 2%, और बेटा इन एनी अदर केसेस है वो आपका टीडीएस का रेट 10% होगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे कोविड की वजह से क्या रेट क्रैश हुआ है? आंसर इज यस, यहां कोविड की वजह से रेट क्रैश हुआ है। अब एक चीज समझना, कोविड की वजह से आपका रेट कैसे होगा? तो रेट जो है वो आपका 14 मई 2020 से लेके और 31 मार्च 2021 तक, इस पर्टिकुलर पीरियड में आपका 2% की जगह आपका रेट क्या हो जाएगा? मैं बोलूं 1.5%। ये 1.5% होगा।
ये 2% है, इसकी जगह भी 1.5% होगा, ये 2% है, इसकी जगह भी आपका 1.5% होगा, और ये बेटा 10% है, उसकी जगह आपका कितना हो जाएगा 7.5% है, वो आपका हो जाएगा। सो कोविड की वजह से 25% इस सेक्शन में भी रेट क्रैश है, वो आपको मिलेगा, रेट क्रैश हो गया करके, ठीक है। तो एक काम करो, पहले इसको कॉपी मारो, इतने को कॉपी मारो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यस पीपल, डन? ए भाई डन, चलो डन। चलो अब एक चीज समझना, इसके नीचे आप एडिशनल पॉइंट लिखो। तो अभी तक हमने जो लिखा वो एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूं। ये सेक्शन बोलती है 194J, याद रखोगे जानी दुश्मन के नाम से, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, डायरेक्टर फीस। पेयर कौन होना चाहिए? कोई भी पर्सन, लेकिन लास्ट ईयर में जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, अपनी मम्मी को छोड़ के। रेजिडेंट पर्सन को आप पे कर रहे हो, ठीक है। पेमेंट मेड टू कॉल सेंटर 2% टीडीएस का रेट, टेक्निकल सर्विस 2%, रॉयल्टी फॉर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह 2%, एंड एनी अदर केसेस 10%। बट कोविड की वजह से आपका रेट क्रैश है, वो हो गया। अब एक चीज समझना, यहां एडिशनल पॉइंट लिखो, और एडिशनल पॉइंट में लिखो, एडिशनल पॉइंट और एडिशनल पॉइंट में पहला पॉइंट लिखो, एडिशनल पॉइंट है उसमें पहला पॉइंट लिखो, नो टीडीएस, नो टीडीएस इफ, और उसमें फिर पॉइंट ए बी सी डी और ई, ऐसा। नो टीडीएस इफ ए प्रोफेशनल फीस इज up to ₹30,000 per annum। दूसरा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस इज up to ₹30,000 per annum। उसके बाद रॉयल्टी up to ₹30,000 पर एनम। उसके बाद नॉन कम्पीट फीस
अप टू ₹30,000 पर एनम। मैं सब में मैंने 30,000 पर एनम लिखा। डायरेक्टर फीस, और डायरेक्टर फीस के सामने लिखा है नो लिमिट। डायरेक्टर फीस के सामने लिखा है नो लिमिट, और उसके बाद में एक नोट और डाला इसी में, और नोट में लिखो लिमिट ऑफ ₹30,000 अप्लाई सेपरेटली फॉर प्रोफेशनल, सेपरेटली आपने क्या लिखा, लिमिट ऑफ ₹30,000 अप्लाई सेपरेटली फॉर प्रोफेशनल फीस, कॉमा टेक्निकल फीस, कॉमा रॉयल्टी एंड नॉन कंपीट फीस, ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट डायरेक्टर फीस। एक्सेप्ट डायरेक्टर फीस। चलो कॉपी करो, इसको कॉपी करो। नो टीडीएस इफ प्रोफेशनल फीस इज अप टू 30,000, टेक्निकल फीस अप टू 30,000, रॉयल्टी अप टू 30,000, नॉन कम्पिटिटिव फीस अप टू 30,000, डायरेक्टर फीस नो लिमिट। लिमिट ऑफ 30,000 अप्लाई सेपरेटली फॉर द प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पिटिटिव फीस, एक्सेप्ट द डायरेक्टर फीस। एक्सेप्ट द डायरेक्टर फीस। डन। चलो अब इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ वो पहले मैं आपको समझा देता हूं। ये सेक्शन क्या बोलती है, इधर देखो बेटा, कि आपने प्रोफेशनल फीस के लिए 30,000 का लिमिट लगेगा, टेक्निकल सर्विस के लिए भी 30,000, रॉयल्टी के लिए भी 30,000, नॉन कंप्लीट फीस के लिए भी 30,000, और डायरेक्टर फीस पे तो लिमिट ही नहीं है। अब एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं इधर देखो, इधर देखो। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि भैया आपने किसी को प्रोफेशनल फीस दिया, वो 30 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, या टेक्निकल फीस दिया वो 30 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, डायरेक्टर फीस पे लिमिट ही नहीं है। अब एक बात समझना, ये लिमिट सेपरेटली लगेगी। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। जैसे हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने क्या किया, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक बंदा है जिसका नाम है रामू, और रामू को हमने मान लो प्रोफेशनल फीस दिया, वो प्रोफेशनल फीस है वो 27,000 का है। मिस रामू को प्रोफेशनल फीस 27,000 का दिया, उसके साथ में हमने उसको रॉयल्टी भी दिया, रॉयल्टी 28,000 है। अब एक बात समझो, यहां पे 27 है, यहां पे 28 है, टोटल करोगे तो 30 से ज्यादा हो गया, टोटल करोगे तो 30 से ज्यादा हो गया, लेकिन क्या यहां टीडीएस कटेगा? आंसर इज ना बेटा, ना, यहां टीडीएस नहीं कटेगा। देखो रेंट में तो हम क्या देख रहे थे, पेई वाइज लिमिट देख रहे हैं, किसको जो दे रहे हो वो 2,40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। यहां पे पेई वाइज लिमिट नहीं है, यहां पे नेचर ऑफ पेमेंट वाइज लिमिट है। मिस प्रोफेशनल फीस के लिए 30 है, वो अलग लिमिट है, रॉयल्टी के लिए अलग है, टेक्निकल फीस के लिए अलग है, नॉन कंप्लीट फीस के लिए अलग है, और डायरेक्टर फीस के लिए तो लिमिट ही नहीं है। मतलब डायरेक्टर को तो अगर 10 रुपया दिया तो भी टीडीएस कटेगा 1 रुपया करके, ठीक है, तो भी उसमें 10% या 7.5% की रेट से टीडीएस कटेगा। तो इस केस में मैं बताऊं रामू का क्या टीडीएस काटना है? आंसर इज नो, यहां पे रामू का टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब एक और चीज समझना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। पॉइंट नंबर 2 लिखो, पॉइंट नंबर 2 लिखो, नो TDS if professional service, no TDS if professional service taken by individual or HUF
फॉर पर्सनल पर्पस, फॉर पर्सनल पर्पस। तो आपने क्या लिखा, नो टीडीएस ए प्रोफेशनल सर्विस टेकन बाय इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर द पर्सनल पर्पस। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ है, पहली चीज तो इंडिविजुअल एचयूएफ को बोला करो, और दूसरी चीज कि इंडिविजुअल एचयूएफ ने कोई प्रोफेशनल सर्विस लिया है। क्या लिया है, प्रोफेशनल सर्विस। प्रोफेशनल सर्विस लिया है तो बेटा उस केस में अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए है तो टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे मान लो मैं किसी डॉक्टर के पास मेरा इलाज करवाने गया, मैं बीमार पड़ गया और डॉक्टर के पास इलाज करवाने गया, डॉक्टर को मैंने प्रोफेशनल फीस पे किया, तो क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। या मान लो किसी पर्सन का डाइवोर्स हो गया और डाइवोर्स के टाइम पे वो एडवोकेट के पास गया, उसने एडवोकेट का सर्विस लिया, ये प्रोफेशनल सर्विस है और ये पर्सनल पर्पस के लिए है, तो क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। अगर मान लो शादी नहीं हो रही थी, आप किसी प्रोफेशनल्स के पास गए, उसने आपकी शादी वादी करवाई और उसके लिए आपने कुछ प्रोफेशनल फीस पे किया, तो क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, वहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। तो अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, उन्होंने पर्सनल पर्पस के लिए कोई प्रोफेशनल सर्विस ली, इंडिविजुअल एचयूएफ पर्सनल पर्पस के लिए कोई प्रोफेशनल सर्विस ली, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना, तीसरा पॉइंट लिखो, नो टीडीएस if no TDS if royalty or non-compete fees paid by individual and HUF। क्या लिखा मैंने, नो टीडीएस इफ रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फीस पेड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ। मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को रॉयल्टी देता है या नॉन कम्पीट फीस देता है तो टीडीएस नहीं कटेगा, भले वो इंडिविजुअल की लास्ट ईयर में ऑडिट हुई है, भले वो इंडिविजुअल की लास्ट ईयर में ऑडिट हुई है, लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा था, तो भी। क्योंकि एक बात बताऊं, मैं यहां पे आपको ऐसा बोल दूं कि इन्होंने पहले तो क्या बोला कि नो टीडीएस इफ रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फीस इज पेड बाय इंडिविजुअल एचयूएफ। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, वो किसी को रॉयल्टी नॉन कम्पीट फीस देता है तो टीडीएस नहीं काटना। मतलब एक बात बताऊं, ये सेक्शन में आपके नेचर ऑफ पेमेंट कितने थे? इस सेक्शन में 5 नेचर ऑफ पेमेंट थे। तो अगर इंडिविजुअल एचयूएफ नॉन कम्पीट फीस देता है, रॉयल्टी देता है, तो टीडीएस काटना ही नहीं है। तीसरी चीज एक बात बताओ, डायरेक्टर फीस इंडिविजुअल एचयूएफ दे नहीं सकता। तो मैं आपको यह बोल दूं कि इंडिविजुअल एचयूएफ जो है वो अगर लास्ट ईयर में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा था, वो किसी को प्रोफेशनल फीस देता है या टेक्निकल फीस देता है तो ही टीडीएस काटना है। मैं ऐसा बोल दूं कि इंडिविजुअल एचयूएफ जो है वो सिर्फ प्रोफेशनल टेक्निकल फीस देता है तो ही टीडीएस काटना, और प्रोफेशनल फीस में भी अगर पर्सनल पर्पस वाला है तो टीडीएस नहीं काटना। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो मैंने क्या लिखवाया कि इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को नॉन कम्पीट फीस या डायरेक्टर फीस, नॉन कम्पीट फीस, रॉयल्टी, डायरेक्टर फीस तो दे ही नहीं सकता, तो अगर नॉन कम्पीट फीस और रॉयल्टी देता है तो टीडीएस नहीं काटना, भले लास्ट ईयर में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था। इन सिंपल वर्ड बोलो, इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को जो है वो प्रोफेशनल फीस देता है या टेक्निकल फीस देता है तो ही टीडीएस काटना है, अगर लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था और ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा था। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो यहां पे जो प्रोफेशनल फीस पर्सनल नेचर की है तो टीडीएस नहीं काटना, जैसे डाइवोर्स के केस में एडवोकेट को पैसा दिया या कोई बीमार पड़ गया और उस टाइम पे डॉक्टर से इलाज करवाया, तो उस केस में ये पर्सनल नेचर का प्रोफेशनल फीस है तो उस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, आपको समझा कि नहीं समझा? समझा। चलो, दिस इज द सेक्शन 194J। 194J में और कुछ भी नहीं बचता है, प्रोफेशनल सर्विस का मतलब वही जो अपन ने पहले वहां पे पढ़ा हुआ है करके, ठीक है। चलो, सो दिस इज द सेक्शन 194J करके। तो 194J सेक्शन है वो यहां पे कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम अगली सेक्शन है वो अगली सेक्शन पे हम मूव करेंगे और 194J जो है वो यहां पे कंप्लीट हो गई। अब एक बात समझना, 194J में एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक लाइक सीबीडीटी का सर्क्यूलर है, वो क्या बोलता है कि आपको पता है जैसे हमने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस करवा रखा है, एक कंपनी है जिसका नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जिससे अपन हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। अब एक बात समझना, ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने क्या किया कि एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया, टीपीए जिसको बोलते हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर क्या रहता है कि एक बात बताओ, जैसे ये हॉस्पिटल है लीलावती करके, ठीक है,
लीलावती, स्पेलिंग आई डोंट नो सही है या गलत है, लीलावती मुंबई में एक हॉस्पिटल है। अब एक बात बताओ, जैसे ये बीबी सर है, बीबी सर, मैंने क्या करवा रखा है, स्टार हेल्थ से इंश्योरेंस ले रखा है, समझने की कोशिश करना। मैंने स्टार हेल्थ से क्या ले रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है, और मैंने इंश्योरेंस ले रखा है किससे, स्टार हेल्थ से। अब एक बात समझना, मैं बीमार पड़ गया तो मैं जो है, मैं लीलावती में एडमिट हुआ, मैं लीलावती में एडमिट हुआ, मुझे एडमिट किया गया लीलावती हॉस्पिटल में, फॉर एन एग्जांपल, ऐसा हो नो बट मान लो एडमिट किया मुझे, कहां, लीलावती में। तो लीलावती जो हॉस्पिटल है उसमें मुझे एडमिट किया गया। अब एक बात समझना, मेरा जो भी खर्चा होगा वो कौन देने वाला है, स्टार हेल्थ देने वाला है। बट स्टार हेल्थ ने क्या किया कि स्टार हेल्थ हर क्लेम को खुद सेटल नहीं करता, उन्होंने टीपीए अपॉइंट कर रखा है, दैट इज द थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। और ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है पता है, ये सब हॉस्पिटल को पेमेंट करता है, सेटलमेंट वगैरह ये करता है। तो यहां पे जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, इन्होंने क्या किया, इस लीलावती को पेमेंट किया, क्योंकि मेरा इलाज करवाया था, मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अल्टीमेट पेमेंट करेगी। और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो खुद यहां पेमेंट नहीं कर रही, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर रखा है, और वो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने पेमेंट किया। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने पेमेंट किया किसको, लीलावती हॉस्पिटल को, इस टीपीए ने। तो क्या इस पे भी 194 जे में टीडीएस कटेगा, आंसर इज यस, यहां पे 194 जे में टीडीएस कटेगा। यस, यहां पे 194 जे में टीडीएस कटेगा, आंसर इज यस, टीडीएस कटेगा। तो अगर टीपीए ने हॉस्पिटल को पेमेंट किया, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रोफेशनल फीस में माना जाएगा, और यहां पे टीडीएस है वो 194 जे में कट जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, यस। चलो अब एक काम करते हैं, आगे लिखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ। अब छोटी छोटी 2-4 और सेक्शन पढ़ते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सर बहुत थियरी होगी, ये आज तीसरा दिन है, अपन थियरी लिख रहे हैं और थियरी पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, यस आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो लिखो, नेक्स्ट सेक्शन इज 194K, और 194K लिखो, दैट इज टीडीएस ऑन इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड स्लैश यूटीआई। यूटीआई गवर्नमेंट का कंपनी है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एंड म्यूचुअल फंड आप समझते हो, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वाला है, ठीक है। तो अब एक बात समझना, यहां पे म्यूचुअल फंड यूटीआई से जो पैसा मिलता है उस पे भी टीडीएस कटेगा, बिकॉज दैट इज टैक्सेबल। कैपिटल गेन नहीं, आप बेच रहे हो, कैपिटल गेन नहीं, वो इनकम देता है। म्यूचुअल फंड आपको इनकम देता है, जैसे म्यूचुअल फंड के इनकम प्लान्स होते हैं, और वो इनकम प्लान्स में क्या होता है, आपको इनकम देता है म्यूचुअल फंड करके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज पेयर कौन होना चाहिए, दूसरी चीज आपका पेई कौन होना चाहिए, तीसरी चीज आपकी रेट क्या है, और चौथी चीज आपकी एडिशनल पॉइंट क्या है। तो बड़ी ही सिंपल सेक्शन है। तो देखो, सबसे पहले पेयर कौन होना चाहिए, पेयर आपका म्यूचुअल फंड कंपनी या फिर यूटीआई है, वो पेयर है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी और यूटीआई है, वो आपको पेमेंट करेगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया करके, ठीक है। अब एक बात समझना, ये किसको पेमेंट कर रहे हैं, रेजिडेंट पर्सन को, कोई भी रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करेंगे। टीडीएस का रेट क्या रहेगा, रेट इज 10% का रेट रहेगा। बट कोविड की वजह से क्या यहाँ पे क्रैश हुआ, आंसर इज यस, कोविड की वजह से यहाँ पे क्रैशिंग हुई, और यहाँ पे रेट आपका 7.5% हो जाएगा उस पर्टिकुलर पीरियड में। तो रेट इज 7.5% फ्रॉम 14 मई 2020 टिल 31 मार्च 2021। और एडिशनल पॉइंट में लिखो नो टीडीएस, एडिशनल पॉइंट में लिखो नो टीडीएस इफ पेमेंट इज अप टू ₹5,000, इफ पेमेंट इज अप टू ₹5,000 इन अ प्रीवियस ईयर। अगर किसी पर्सन को सिर्फ 5,000 तक का ही पेमेंट है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। कॉपी करो इसको, कॉपी करो इसको। कॉपी किया आप लोगों ने? तो देखो, म्यूचुअल फंड यूटीआई अगर आपको पेमेंट करता है, इट इज लाइक अ डिविडेंड वाला, ठीक है। म्यूचुअल फंड कंपनी यूटीआई पेयर
पेई रेजिडेंट पर्सन रेट 10%, 7.5% होगा कोविड की वजह से, और टीडीएस नहीं कटेगा अगर मान लो पेमेंट है पूरे साल का मिला के जो पेमेंट किया जा रहा है किसी पर्सन को वो अप टू 5,000 है। चलो डन डन बाबा डन। यस पीपल डन। चलो अब अपन चलते हैं 194। अपन ब्रेक के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। चलो ब्रेक से पहले ही कर लेंगे। चलो लिखो 194 LA सेक्शन LA के बाद L ही आता है ना, ABCDEF GHIJKL, हाँ LA। और LA में लिखो TDS on compensation of compulsory acquisition of immovable property। अगर आपका कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसका जो कंपनसेशन मिलता है उस पे टीडीएस इस पर्टिकुलर सेक्शन में कटेगा, उस पे टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा। टीडीएस ऑन कंपनसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर पेयर कौन होना चाहिए, सर पेई कौन होना चाहिए, सर रेट क्या है, और सर एडिशनल पॉइंट्स क्या है। तो देखो बेटा, अगर आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर होगी, बहुत बार मेट्रो वेट्रो बन रही है या बुलेट ट्रेन बन रही है, रोड बन रही है, तो आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर होती है। तो पेयर कौन होना चाहिए, तो पेयर में मैं लिखूंगा एनी पर्सन, मींस कोई भी पर्सन है वो आपको कंपनसेशन दे रहा है। गवर्नमेंट है, बहुत बार कंपनियां आपको कंपनसेशन देती है, तो कोई भी पर्सन आपको कंपनसेशन दे रहा है। किसको दे रहा है, पेई कौन होना चाहिए, रेजिडेंट पर्सन, मींस रेजिडेंट पर्सन है, वो रेजिडेंट पर्सन को कंपनसेशन मिल रहा है। रेट क्या रहेगी, तो मैं बता दूं रेट इज 10%। लेकिन बेटा इस सेक्शन में भी रेट क्रैश हुआ है, आंसर इज यस। सो रेट इज 7.5% फ्रॉम 14 May 2020 till 31st March 2021। 14 May 2020 till 31st March 2021 जो रेट है वो 7.5% रहेगी। और एडिशनल पॉइंट में पहला पॉइंट लिखो, नो टीडीएस इफ कंपनसेशन इज अप टू ₹2,50,000 पर एनम। अगर आपको पूरे साल में जो कंपनसेशन मिला वो 2.5 लाख तक ही है तो टीडीएस नहीं कटेगा, 2.5 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। एंड नो टीडीएस ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। देखो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, वो कैपिटल असेट ही नहीं होती, तो उस पर कोई कैपिटल गेन आने वाला ही नहीं है। और बड़ा सिंपल है, देखो कैपिटल गेन अगर लगता है तो टीडीएस कटेगा, अगर वो एग्जेम्प्ट है उसके हाथ में तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। कॉपी करो इसको, कॉपी करो सब लोग इसको। यस पीपल डन। तो 194 LA सेक्शन क्या बोलती है, टीडीएस ऑन कंपल्सरी। इसको कैसे याद रखोगे, LA को आपकी प्रॉपर्टी ले गए, ऐसा याद रखोगे, ले गए करके, ठीक है। LA मींस ले गए, आपकी प्रॉपर्टी ले गए, LA मींस ले गए। टीडीएस ऑन कंपनसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पेयर एनी पर्सन, पेई रेजिडेंट पर्सन, रेट इज 10%, रेट 7.5% इस पीरियड में, और 2.5 लाख से ज्यादा कंपनसेशन है तो ही टीडीएस कटेगा। और नो टीडीएस इफ द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। चलो एक और सेक्शन, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक और सेक्शन लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर टीडीएस में 2-3 ही सेक्शन बचेगी, ठीक है। चलो एक और सेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो लिखो
एक हेडिंग दो, दैट इज सेक्शन 194M, और 194M में लिखो 194M दैट इज टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट कॉमा कमीशन एंड ब्रोकरेज और प्रोफेशनल फीस। आप बोलोगे सर ये क्या लिखवा रहे हो, ये तो सब पढ़ चुके हैं अपन। सर ये तो हम सब पढ़ चुके हैं ना, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन एंड ब्रोकरेज एंड प्रोफेशनल फीस। आंसर इज यस। लेकिन समझना, ये सेक्शन में सर पेयर कौन होगा, ये सेक्शन में सर पेई कौन होगा, ये सेक्शन में रेट क्या है, और ये सेक्शन में एडिशनल पॉइंट्स क्या है। अब एक चीज समझना, मैंने यहां पे लिखवाया कि टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन एंड ब्रोकरेज। यहां पे मैंने लिखवाया कि टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जो भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट है, या फिर तुम्हारा कमीशन एंड ब्रोकरेज है, या प्रोफेशनल फीस, इस पे टीडीएस 194M में कटेगा। लेकिन आप मुझे बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्ट तो हमने 194C में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट तो हमने 194C में पढ़ा था, तो 194C में कटना चाहिए। कमीशन एंड ब्रोकरेज है वो 194H में पढ़ा था, प्रोफेशनल फीस 194J में अभी पढ़ा, तो सर यहां पे वापस कैसे। एक बात बताऊं, देखो 194C 194 जो कमीशन ब्रोकरेज का 194H एंड 194J, उसमें जाके अगर आप देखोगे ना तो उसमें क्या लिखा हुआ है पता है, कि इंडिविजुअल HUF को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा था। लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा था, लेकिन जिनका नहीं है उनको तो उन सेक्शन में टीडीएस ही नहीं काटना। 194C में, 194H में, 194J में आपकी और मेरी मम्मा को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका बिजनेस लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था ही नहीं था, तो उनको फिर इधर डाल दिया। कितना चीटिंग करते हैं ये लोग। अब एक और चीज समझना, आप अगर 194C को ध्यान से देखोगे, 194C को दैट इज कॉन्ट्रैक्ट वाली, एंड 194J प्रोफेशनल फीस, उसमें इंडिविजुअल HUF का लास्ट ईयर अगर मान लो टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, या ग्रॉस रिसीट 50 से ज्यादा था, तो भी टीडीएस नहीं काटना। अगर प्रोफेशनल फीस है या कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का, याद आया मैंने बोला घर के लिए पलंग बनाया तो टीडीएस नहीं कटेगा। शादी में कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, भले लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। प्रोफेशनल फीस में पर्सनल लेवल पर्सनल पर्पस के लिए, अभी मैंने बताया कि अगर डाइवोर्स के केस में एडवोकेट को पेमेंट किया करके, ठीक है, या मैं हॉस्पिटल में इलाज कराने खुद का गया, तो मैं टीडीएस नहीं काटूंगा। लेकिन तो इसके लिए वहां पे कहीं कहीं पे बहुत सारी जगह इंडिविजुअल HUF जब पेमेंट करता था किसी को प्रोफेशनल फीस का, या कॉन्ट्रैक्ट का, या कमीशन ब्रोकरेज का, तो टीडीएस नहीं कटता था। उनको पकड़ने के लिए इधर डाला, और सिर्फ इसमें हाई वैल्यू डाला कि अगर पूरे साल का मिला के 50 लाख से ज्यादा का है तो ही टीडीएस काटना है। अगर आप अमाउंट जो है वो 50 लाख से ज्यादा का है तो ही टीडीएस काटना। अगर अप टू 50 लाख है, मींस अपन लोग गरीब लोग हैं, अपन किसी को प्रोफेशनल फीस देते हैं, या टेक्निकल प्रोफेशनल फीस है, या कॉन्ट्रैक्ट है, या कमीशन ब्रोकरेज, वो सब मिला के अगर अप टू 50 लाख है तो टीडीएस नहीं काटना। 50 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना। मतलब जो हाई वैल्यू, मेरी मम्मा ने एक बंगलो बनवाया, मेरी मम्मा बोलती है कि एक बंगलो बनवा लेते, तो मम्मा ने एक बंगलो बनवाया, 70 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्टर को दिया। अब मम्मा बोलती है, मम्मा का तो लास्ट ईयर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, तो मम्मा को तो 194C में तो टीडीएस काटना ही नहीं, 194M में पकड़े जाएंगे। तो 194M, M को ऐसे याद रख सकते हो मिक्स, M को ऐसे याद रख सकते हो मिक्स ऑफ 194C, 194H एंड 194J का यहां मिक्सर हो रहा है करके, ठीक है, दैट इज द मिक्स ऑफ 3 सेक्शंस करके, ठीक है। तो वहां 3 चीजें वापस यहां मिक्स कर दी जो वहां पे कवर नहीं हो रही थी। तो देखो क्या लिखा यहां, मैं पेयर में क्या लिखूंगा, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। पेयर में मैं यहां पे लिखूंगा पेयर इज ओनली इंडिविजुअल HUF, और इंडिविजुअल HUF कौन से वाले, नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194C, 194H एंड 194J। 194C, 194H एंड 194J, वो जो 3 सेक्शन में इंडिविजुअल HUF कवर नहीं हुए वो सब यहां पटक दिए जाएंगे, इनको इसमें टीडीएस काटना पड़ेगा। पेई कौन होना चाहिए, रेजिडेंट पर्सन, और टीडीएस जो काटना है वो टीडीएस काटना पड़ेगा 5% की रेट से, और कोविड की वजह से रेट है वो आपका 3.75 हो जाएगा। तो मैं यहां ग्रीन कलर से लिख लेता हूं कि रेट इज 3.75% फ्रॉम
14 May 2020 till 31st March 2021. 14 मई 2020 टिल 31st मार्च 2021 इस पीरियड में रेट है वो 5% हो जाएगा। और एडिशनल पॉइंट में हम लिखेंगे नो टीडीएस, नो टीडीएस, नो टीडीएस इफ सम पेड या क्रेडिटेड टू पेई इज up to rupees 50 lakh in previous year, up to rupees 50 lakh in previous year। अब एक चीज समझना, ये सब मिला के मतलब किसी पर्सन को प्रोफेशनल फीस, कमीशन, कॉन्ट्रैक्ट तीनों का मिला के, प्रोफेशनल फीस, कमीशन एंड कॉन्ट्रैक्ट तीनों का मिला के अगर 50 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है 5% से 3.75% कोविड पीरियड में, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। चलो डन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो, मेरी मम्मा ने, एक बंदा है जिसका नाम है राजू, और राजू को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई, पहले तो उसको बोला कि तू एक काम कर, हमको एक प्लॉट खरीदने में हेल्प कर। तो प्लॉट खरीदने में उसने हेल्प की, तो उसको ब्रोकरेज दिया हमने, मान लो 5 लाख का। उसके बाद उसको बोला, वो आर्किटेक्ट भी है खुद, उसको मैंने बोला कि चलो मुझे आर्किटेक्ट का सर्विस दे, मुझे इस पे प्लॉट जो है उस पे बिल्डिंग बनानी है, उसका नक्शा बना के दे। उसका तो नक्शा बना के दे, उसका जो परफॉर्मा है वो बना के दे। तो उसने हमको नक्शा बना के दिया, और जो नक्शा बनाने का जो उसने प्रोफेशनल फीस लिया आर्किटेक्ट का, ठीक है, वो मान लो 7 लाख रुपया है। उसके बाद उसको हमने बोला कि हमको बिल्डिंग बना के दे, तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी है, तो उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया 40 लाख रुपए का। तो यहां पे देखो टोटल मिला के कितना हुआ, 52 लाख हो गया। क्वेश्चन यहां आता है क्या टीडीएस कटेगा या नहीं? आंसर इज यस, यहां टीडीएस कटेगा। अगर आप पेमेंट करते हो किसी को तीनों चीजों का मिला के, मींस आपका प्रोफेशनल फीस, कॉन्ट्रैक्ट एंड आपका कमीशन, ब्रोकरेज, तीनों का मिला के किसी को 50 लाख से ज्यादा का है साल में, तो उस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब एक काम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस मैं सीधा आपको आईसीआई मॉड्यूल से करवाता हूं, बिकॉज बेटर रहेगा टीडीएस के क्वेश्चंस है वो हम आईसीआई मॉड्यूल से करें, जैसा आईसीआई ने कर रखे हैं वैसे अपन देखें। तो अपन एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं आईसीआई के मॉड्यूल पे, और आप आ जाओ सीधा आईसीआई के मॉड्यूल पे। आपके पास तो दे रखा है, मैं यहां पे ले लेता हूं बोर्ड ऑफ स्टडी के पोर्टल से। इंटरमीडिएट में चलते हैं, और है ही नहीं, अच्छा बोर्ड ऑफ नॉलेज स्टडी पोर्टल, इंटरमीडिएट में पता नहीं, आर्काइव में, अरे भैया मेरे को तो यहां मॉड्यूल ही नहीं मिल रहा है। चलो तुम एक काम करो, ब्रेक लो, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलो ब्रेक ले लो 10 मिनट का, 10 मिनट के ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। बट ब्रेक में जाने से पहले प्लीज आप सब चीजें रिवाइज करोगे क्या? जितनी मैंने सेक्शंस अभी पढ़ाई है, आज अब मैंने कहां से कहां तक पढ़ाई है आपको सेक्शन? आज मैंने चालू किया था आईबी से, तो मैंने आईबी पढ़ाया, उसके बाद मैंने आईसी पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको जे पढ़ाया, जे के बाद में मैंने आपको के पढ़ाया, के बाद एलए पढ़ाया, और एलए के बाद में एम पढ़ाया। तो जितना आज पढ़ाया उसको आप रिवाइज करोगे। यू हैव ब्रेक फॉर द 10-15 मिनट्स, और ब्रेक के बाद फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?